अभी अब आईएएस की बहन बोलने लगे हैं अभी से। तो अब मेरा नाम तो भूल ही गए हैं सब, आईएएस की बहन कह के और पुकारते हैं। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। बहुत प्राउड भी है अपने बेटे पे। आपकी तो लड़ाई होती होगी आपस में कि नहीं? हाँ, मैं तो उसको धमकाती रहती हूँ, बड़ा छोटा भाई है ना। तो मैं तो हमेशा ही धमकाती रहती हूँ, डांटती रहती हूँ उसको। अगर हम 18-20 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन हम अगले दिन ये नहीं सोच पा रहे कि हमने कल क्या पढ़ा था, तो उस पढ़ाई को कुछ फ़ायदा नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री। दोस्तों, अभी मैं बैठा हूं अर्पित जैन जी के घर पे। अभी परसों जो रिजल्ट आया है यूपीएससी का, उसमें अर्पित जैन की 279 रैंक हासिल की है। तो आज उनके साथ बात करेंगे, जानेंगे उनकी क्या स्ट्रेटजी रही, उनके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ पे तैयारी करते थे, कितना समय लग गया। और मैं एक बात आपको पहले बता दूं, अर्पित जैन ने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, आपकी मेहनत सफल हुई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या रहा जब आपका यूपीएससी रिजल्ट आया? तो उस टाइम आपका क्या रिएक्शन था? पहले जब रिजल्ट आया तो मैंने पीडीएफ खोल के देखा, तो मैंने अपना नाम सर्च करने के बजाय ऊपर से अपना नाम ढूंढना शुरू किया। उसमें एक अलग ही मज़ा होता है। तो मैं ऊपर से जैसे नाम देखता रहा तो पहले 100 में नहीं आया, फिर 200 में नहीं आया, फिर लगने लगा कि शायद लिस्ट में नहीं आएगा। फिर जब देखा कि 279 पर आ गया, तो पहले तो यकीन नहीं हुआ। दोबारा अपना नाम और रोल नंबर फिर से चेक किया। देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो बराबर में वहीं पे कुर्सी रखी थी, पहले वहाँ पर बैठ गया, 2-4 मिनट अपने आप को रिलैक्स किया। तो फिर घर पे सभी को फ़ोन किया और सभी बहुत ज़्यादा खुश हुए। आप अर्पित अपने बैकग्राउंड, थोड़ा बैकग्राउंड बताइए, फैमिली बैकग्राउंड आपका और एजुकेशन बैकग्राउंड। जी हमारे घर में 4 लोग हैं। मेरे पिताजी जो एक दुकान करते हैं यहीं पे छपरौली के अंदर। मेरी माता है जो हाउसवाइफ है। मेरी बहन मेरे से 1 साल बड़ी है जो एमएससी और बीएड कर चुकी है। और मैं सबसे छोटा मैं। अच्छा, आप एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए अपना। जी मैंने अपने 4th क्लास की शिक्षा यहीं अपने गांव से हिंदी मीडियम से की। 5th क्लास से मैं इंग्लिश मीडियम में चला गया बड़ौत पढ़ने के लिए। मैंने 10th क्लास कुमकुम मोदी पब्लिक स्कूल बड़ौत से की है, जहाँ पे मैंने 10 सीजीपीए प्राप्त किया। मैंने 12th क्लास जेबी पब्लिक स्कूल बड़ौत से की है, जहाँ पे मैंने 96.8% हासिल की। और मैं जिला टॉपर रहा 12th क्लास के अंदर। फिर मैंने आईआईटी की परीक्षा दी, उसके थ्रू मेरे को एनआईटी कुरुक्षेत्र मिल गया, जहाँ पर 2015 में मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। 2019 में मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3rd रैंक अपनी ब्रांच के अंदर उससे पूरी की। और उसके बाद मेरा एक प्राइवेट कंपनी के अंदर कॉलेज से ही जॉब लगी एलएनटी के अंदर। लेकिन मैंने कॉलेज में ये तय कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज के अंदर जाना है। तो मैंने तैयारी करने का फ़ैसला लिया और मैं 2019 से तैयारी की। और 2020 में मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया, जिसका रिजल्ट अभी आया है। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का क्या राज रहा? काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, और एक इसमें मिथ बना हुआ है कि ये पंचवर्षीय योजना है, इसमें 5-5 साल लग जाते हैं कई स्टूडेंट को। आपने पहली साल में यूपीएससी क्रैक किया और इतनी अच्छी रैंक हासिल की, तो इसका क्या राज रहा? आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी? इसका ये राज रहा कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट को बहुत हल्के में नहीं लिया। मैंने बहुत ही डिटेल, बहुत ही अच्छे से स्ट्रेटजी बनाई अपनी। क्योंकि यूपीएससी के अंदर पढ़ने से ज़रूरी ये है कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है। तो सबसे पहले हमें अपनी स्ट्रेटजी पे फोकस करना है कि हमें क्या सोर्सेज पढ़नी है, कब पढ़ना है, और हमारी टाइमलाइन क्या होगी, हम कितने समय में क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे, किस तरह से कवर करेंगे। मुझे पता था कि मेरी 21 ईयर एज 2020 वाले अटैम्प्ट में होगी। तो मैंने 2020 अटैम्प्ट के लिए कॉलेज से ही 3rd ईयर से मैंने सोचा था इसके बारे में। तब से मैंने एक प्लान बना लिया था कि किस किस तरह मेरे को अटैम्प्ट करना है, ताकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही लास्ट अटैम्प्ट हो। तो इसलिए वो स्ट्रेटजी मेरी काम आई और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर किया। अच्छा, आप कितने घंटे पढ़ते थे? पहला पॉइंट कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि इसमें 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है, खाना पीना भी भूल जाते हैं। तो आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं नहीं मानता कि ज़्यादा घंटे पढ़ने से हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। क्योंकि ज़्यादा घंटे तो 5th टाइम वाले हमसे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाते। तो मेरा मानना है कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग है वो ज़्यादा मैटर करती है कि क्वांटिटी ऑफ टीचिंग से। अगर हम 8 से 10 घंटे एवरेज जितना पढ़ रहे हैं और वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेट से पढ़ रहे हैं, फोकस से पढ़ रहे हैं, और हम उसको रिकॉल कर पा रहे हैं बाद में कि हमने क्या पढ़ा था, तो वो फ़ायदा है। अगर हम 18-20 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन हम अगले दिन ये नहीं सोच पा रहे कि हमने कल क्या पढ़ा था, तो उस पढ़ाई को कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मैं ऐसे घंटे देखकर नहीं पढ़ता था। जब भी मुझे फ्री टाइम मिला, जब भी पढ़ने का मन हुआ, अगर मेरा पढ़ने का मन नहीं है तो मैं नहीं पढ़ता था। क्योंकि अगर क्या फ़ायदा था पढ़ के जब हमारे को कुछ आएगा ही नहीं। तो मैं उस समय अपना फिजिकल एक्टिविटीज़ में लगाता था, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा शरीर फिट होगा तभी हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए मैं ऐसे देख कर पढ़ता था। अच्छा, आपका ऑप्शनल क्या रहा था? मैंने ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की, तो ऑप्शनल भी मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही लिया। क्योंकि मेरे को इंडियन आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज भी देना था। वो भी मैंने 2020 में दिया, वो भी मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हुआ 13 रैंक के साथ। तो ऑप्शनल के लिए आपने कहाँ से तैयारी करी, क्या सोर्स रहा आपका? ऑप्शनल में मैंने जो कॉलेज के अंदर बुक्स पढ़ी थी उनके मैंने नोट्स बनाए थे, उनको अच्छे से पढ़ा था।
उनके काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चंस किए थे, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के, इंडियन सिविल सर्विसेज के और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के, तीनों बुक्स के मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स लगाए, जिससे मुझको काफ़ी हेल्प मिली। अच्छा, बात कोचिंग की करी जाए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो अभी तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो वो पहले सोचते हैं कि कोचिंग लेना ज़रूरी, तो आपने कोचिंग लिया या फिर सेल्फ स्टडी करी? मैंने सेल्फ स्टडी की, लेकिन मैं एक जो मैंने दिल्ली में रह के तैयारी की, जो जैन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जैन बच्चों को के लिए तैयारी कराती है, मैंने वहाँ पर रह के तैयारी की। और मेरे को नहीं लगता कि कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि हम कोचिंग के बिना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। कोचिंग हमें गाइडेंस प्रोवाइड करती है, लेकिन जब तक बच्चा मेहनत नहीं करेगा, खुद से नहीं करेगा, तब तक कोई भी कोचिंग आपको IAS नहीं बना सकती। अच्छा, तो आपका आंसर राइटिंग के लिए क्या सोर्स रहा, आपने कहाँ से तैयारी करी? आंसर राइटिंग से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि हम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, तो हम MCQ और शॉर्ट काफ़ी आंसर्स लिखते हैं। तो एक अमित जैन सर हैं जो कोर IAS से बिलोंग करते हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प की। आंसर राइटिंग मैंने उन्हीं से सीखी। उन्होंने बताया कि आंसर राइटिंग कुछ नहीं है, जस्ट जो आपने चीज़ों को पढ़ा है उनको कनेक्ट करके शब्दों में लिखना है। तो उनसे मुझको काफ़ी हेल्प मिली, और आगे मैंने काफ़ी अच्छे आंसर्स लिखे फिर। अच्छा, अभी जो आने वाला प्रीलिम्स है, तो उसमें जो भी बच्चे अपीयर कर रहे हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी, किस तरीके से वो तैयारी करें कि वो भी अपना प्रीलिम्स क्लियर कर सकें? नहीं, कहना चाहूँगी जैसे प्रीलिम्स अभी काफ़ी नज़दीक है, बस सभी बच्चों ने पढ़ाई तो कर ली है और सबने काफ़ी पढ़ लिया है, तो अब एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने का तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले तो जो पढ़ा है उसी को बार-बार रिवीजन करें, क्योंकि अगर जो आपने पढ़ा आप उसी में से नहीं कर पाएंगे तो नए क्वेश्चंस पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले उसको अच्छे से रिवाइज करें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे पढ़ते हैं उनको आता है, लेकिन उसको एग्जाम में कन्वर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो नर्वस हो जाते हैं पेपर में। तो वो उस चीज़ों को इतने फ्री माइंड से नहीं सोच पाते, वो आके देखते हैं कि ये क्वेश्चंस तो हमें आते थे लेकिन हम नहीं कर पाए। तो सबसे पहले कूल रहिए, फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए। ये नहीं कि आप की नींद डिस्टर्ब हो रही है, कुछ और चीज़ हो रही है, आपका जो रूटीन काम है वो करते रहिए और रिविजन्स करते रहिए और कॉन्फिडेंस बनाए रखें। अच्छा, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी जैसे 10th में या 12th में नंबर कम आ जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे फैमिली को बोलते हैं कि मुझे UPSC की तैयारी करनी है, तो वो बोलते हैं कि UPSC की तैयारी तो ब्राइट स्टूडेंट करते हैं जो 98 या 97% लेके आते हैं, तो ऐसा कुछ है कि या फिर जो जिनकी 60% या उससे बिलो है तो वो भी तैयारी कर सकते हैं? मुझे लगता है मैं इसमें एक एक्सेप्शन हूँ कि मेरे 10th-12th में हाई मार्क्स होने के बाद भी मैंने क्लियर किया, क्योंकि मैंने देखा बहुत लगभग 70 से 80% बच्चे ऐसे ही होते हैं जो बहुत ही एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे होते हैं, जिनके बहुत कम 60% 70% आते हैं, लेकिन उनको UPSC के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको काफ़ी अच्छे लगते हैं, उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं, तो क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हम किसी बच्चे का जो माइंड है, जो उसका टैलेंट है, वो हम उसके मार्क्स से जज नहीं कर सकते। कोई बच्चा साइंस में अच्छा नहीं होता, लेकिन जो UPSC के सब्जेक्ट्स हैं तो उसको अच्छे से पढ़ के वो क्लियर कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 10th 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए तब भी आप UPSC कर सकते हो और IAS बन सकते हो। हिंदी मीडियम का रिजल्ट थोड़ा बहुत मतलब डाउन जाता जा रहा है, जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उस हिंदी मीडियम के रिजल्ट के बारे में आप क्या कहोगे? जो मार्केट में अफवाह भी ऐसे घूम रही हैं कुछ कि हिंदी मीडियम तो अब मतलब या फिर इसमें पक्षपात होता है इंटरव्यू में या फिर आंसर राइटिंग वगैरह में, तो उसमें आपका क्या कहना है? मुझे नहीं लगता कि UPSC एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई पक्षपात करती है। वो बच्चे के टैलेंट के हिसाब से सबको फ्री एंड फेयर मैनर में इवैल्यूएट करती है। हिंदी मीडियम से बच्चे कम से होते हैं तो इसलिए उसमें से कम भी आएंगे। इंग्लिश मीडियम बच्चे ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा उनकी संख्या दिखती है, लेकिन हिंदी मीडियम से भी बच्चे आते हैं और काफ़ी अच्छी रैंक आती है उनकी भी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से क्लियर नहीं कर सकते, बस थोड़ी सोर्सेज की कमी होती है अदर लैंग्वेज के अंदर, लेकिन आप उसको क्लियर कर सकते हो। अच्छा, इस तैयारी के दौरान मोटिवेशन भी डाउन होता है, कभी कभी सेल्फ डाउट होता है कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, तो उस टाइम अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या करते थे? मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय समय पर बहुत लगता है, क्योंकि UPSC एक बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत पेशेंस चाहिए इसके अंदर। 1 साल से ऊपर का समय लग जाता है, तो कई बार बहुत बार लगता है कि हमारे से होगा नहीं होगा। तो मैं क्या करता था, मैं बाहर घूमने चले जाता था, दोस्तों से बात करता था, पेरेंट्स से बात करता था, उससे काफ़ी स्ट्रेस रिलीज होता था। प्लस मैं फिजिकल एक्सरसाइज स्पोर्ट्स वगैरह भी करता था, उससे भी काफ़ी स्ट्रेस रिलीज होता है। प्लस मैं यूट्यूब पर भी टॉपर्स की काफ़ी वीडियो देखता था जो अपनी जर्नी के बारे में बताते थे कि जब वो डिमोटिवेट होते थे वो क्या करते थे। मैं जैन गुरु का भी समय समय पर बहुत आशीर्वाद लेता रहता था, वो भी मेरे को काफ़ी मार्गदर्शन प्रोवाइड करते थे। जो हमारे जैन गुरु हैं उन्होंने भी काफ़ी मेरे को प्रोत्साहन किया, और उन्हीं की कृपा से आज IAS क्लियर हुआ है। तो आप ये बताइए कि जब आपका IAS क्लियर नहीं होता उससे पहले लोगों के क्या रिएक्शन थे, अभी कुछ बदलाव आपको दिख रहा है, क्या बदलाव लग रहा है? अभी तो पूरे बदलाव लग रहा है। जो कोई पहले जानता भी नहीं था, अब सब घर पे आ रहे हैं, सबकी बधाइयाँ आ रही हैं। लोगों का देखने का नज़रिया बदल जाता है कि अब वो उस पोस्ट के हिसाब से देखते हैं। मैं स्टूडेंट भी पहले ही ऐसा था और आज भी ऐसा ही हूँ, लेकिन IAS लगने के बाद कम्प्लीटली लोगों का व्यू पॉइंट चेंज हो जाता है। अभी हमारे साथ अर्पित की सिस्टर भी मौजूद हैं, तो इनसे भी जानेंगे इनको कैसा लग रहा है, इनके फ्रेंड से या फिर इधर उधर से इनको भी कॉल आ रहे होंगे, मैसेज आ रहे होंगे, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? भैया कलेक्टर बन गए। जी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, सभी अब IAS की बहन बोलने लगे हैं अभी से, तो अब मेरा नाम तो भूल ही गए हैं, सब IAS की बहन कह के पुकारते। भैया किस तरीके से पढ़ाई करते थे?
वो तो जब भी छपरोली आता था, पहले तो बाहर ही रहता था हॉस्टल में, पर जब भी छपरोली आता था कहीं इधर उधर नहीं जाना, घर पे बैठ के पढ़ाई करता था। मतलब घर पे भी ज़्यादा बात नहीं करना, अपने काम से काम रखना और पढ़ाई करना बस। तो आपकी तो लड़ाई होती होगी आपस में कि नहीं? हाँ, मैं तो उसको धमकाती रहती हूँ, बड़ा छोटा भाई है ना, तो मैं तो हमेशा ही धमकाती रहती हूँ, डांटती रहती हूँ उसको। अभी तो वो कलेक्टर बन गया है, तो अभी भी आप धमकाओगे इसके? जी बिल्कुल। जी, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैंने एमएससी बीएड कर ली है और मेरे टेट क्वालिफाई हो चुके हैं। अभी मैं टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ, टीजीटी का एग्ज़ाम दिया हुआ है अभी। तो अभी आपके मन में नहीं आ रहा कि मुझे भी यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? जी, मुझे पहले से ही टीचिंग की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं टीचर ही बनना चाहती हूँ। दोस्तों अभी हमारे साथ अर्पित जी की माता जी बैठी हुई हैं, तो इनसे जानेंगे इनको कैसा महसूस हो रहा है। माता जी, आपका लड़का कलेक्टर बन गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। किस तरीके से आप इसको हेल्प करती थी जब पढ़ाई कर रहा था ये? बहुत तरीके से करती थी, पढ़ाती भी थी थोड़ा बहुत जब छोटे थे, समझाती भी थी। और कैसा मतलब अर्पित छोटे से कैसा था? बचपन से ऊधम वगैरह कुछ करता था? नहीं नहीं, बुक्स तो बहुत फाड़ता था पर वैसे शरारत नहीं करी। बहन के साथ कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, कोई यारी दोस्ती नहीं। पढ़ने में कैसा था शुरुआत से? पढ़ने में शुरू से इंटेलिजेंट है। हाँ। तो अभी लोगों के फोन आ रहे होंगे आपके पास, कैसा माहौल है अभी? तोक मोहल्ले के जो भी लोग आपसे फोन कर रहे होंगे, कैसा माहौल है अभी? अभी बहुत अच्छा माहौल है और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। बहुत प्राउड भी है अपने बेटे पे। और भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी माताओं को क्या कहना चाहोगे, कैसे वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें? वो सपोर्ट करे, बच्चे को समझाए, हमेशा गलत संगत से बचाए, अच्छी शिक्षा दे बच्चों को और मेहनत ही मेहनत। हाँ। चलिए माता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अच्छा, थैंक यू अर्पित, आपने मुझे समय दिया। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा किस तरीके से अर्पित जी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक किया। तो आप भी लगे रहिए, तैयारी करते रहिए और डिमोटिवेट नहीं होना है जैसा कि बताया, और मोटिवेट रहिए। आपका भी एक ना एक दिन ये दिन जरूर आएगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।